गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बताया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम में सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले जब हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं तो समझिए कि ये सेल्स आई कहाँ से। तो ये जो सेल्स हैं वो अराइज होती हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से, जो कि बोन मेरो में मौजूद होती हैं। प्लूरीपोटेंट यानी कि इन सेल्स में ये स्टेम सेल्स हैं जिनके अंदर पोटेंशी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पेसिफिक लीनिएजेस की ही ये सेल्स को बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो दो प्रकार की प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो हैं एक कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, जो कि इम्यून सिस्टम की लिम्फोइड लाइंस की सेल्स बनाती हैं। लिम्फोइड लाइंस की सेल्स में आती हैं बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। इसके अलावा दूसरी जो सेल्स हैं वो हैं कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स, जो ब्लड से संबंधित जो सेल्स हैं जैसे इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स इससे निर्मित होती हैं। इन सेल्स का इम्यून सिस्टम में भी अपना एक विशिष्ट योगदान रहता है। सबसे पहले हम नटशेल में संक्षिप्त में समझें तो ज़्यादातर जो माइलॉइड सेल्स हैं वो इन्नेट ब्रांच जो इम्यून सिस्टम की है, इम्यूनिटी की है, उसके अंतर्गत कार्य करती हैं। और लिम्फोइड सेल्स जो हैं, सिवाय नेचुरल किलर सेल्स के, एनके सेल्स के, ये अडप्टिव ब्रांच के साथ में कार्य करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम माइलॉइड सेल्स के बारे में बात करें, उनके फंक्शंस के बारे में बात करें। इनमें सबसे पहले आते हैं मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम में एक महत्वपूर्ण फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। निश्चित तौर पर ये बाहर से आने वाले जो पैथोजन हैं, फॉरेन पार्टिकल हैं, उनके अगेंस्ट फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती हैं। और ये विभिन्न ऊतकों में, विभिन्न टिश्यूज के अंदर टिश्यू मैक्रोफेज के रूप में डिफ्रेंशिएट होती हैं। सेकंड जो माइलॉइड सेल है दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज भी फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, वांडरिंग सेल्स हैं, ये पूरे शरीर के अंदर भ्रमण करती रहती हैं, फेगोसाइटिक नेचर की सेल्स होती हैं। और महत्वपूर्ण बात कि इनसे साइटोकाइंस का स्त्राव होता है। ये साइटोकाइंस टी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, जिसके माध्यम से जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की ब्रांच है वो एक्टिवेट होती है। बी सेल्स उनके द्वारा एक्टिवेट होती हैं, एंटीबॉडीज आदि का सिक्रीशन होता है। अगेन जो टी सेल्स हैं वो साइटोकाइन रिलीज करती हैं, जिनके माध्यम से मैक्रोफेजेस का फर्दर एक्टिवेशन होता है, उनकी माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी बढ़ती है। तीसरी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट माइलॉइड सेल हैं उन्हें हम डेंड्राइटिक सेल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके जो शेप होता है उसमें पतली पतली जैसे पेड़ होता है उस तरह से ब्रांचेस निकली हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये महत्वपूर्ण एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो भी एपीसी होते हैं। मैक्रोफेजेस भी एक महत्वपूर्ण प्रकार की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ये दोनों ही प्रकार की सेल्स एंटीजन को
जो पैथोजन है उसको इनगल्फ करती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं और जो एंटीजन है उसको अपने सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्प्ले करती हैं। तो डेंड्राइटिक सेल भी एंटीजन कैप्चर का काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं और इसके अलावा उनको प्रेजेंट करती हैं। ये जो एपीसी हैं इनके प्रेजेंटेशन से अल्टीमेटली जो टी हेल्पर सेल है वो एक्टिवेट होती है। चौथी प्रकार की जो प्रमुख माइलॉइड सेल है न्यूट्रोफिल, ये भी फेगोसाइटिक नेचर की होती है, फेगोसाइटोसिस करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बैक्टीरिसाइडल मैकेनिज्म है उसका एक्टिवेशन इसके माध्यम से होता है। कुछ और माइलॉइड सेल्स की हम बात करें तो इयोसिनोफिल, ये महत्वपूर्ण जो सेल्स हैं ये पैरासाइट्स को किल करने का काम करती हैं। जब किसी पैरासाइट के अगेंस्ट अल्टीमेटली एंटीबॉडीज बनते हैं तो एंटीबॉडी उस पैरासाइट को नष्ट नहीं कर पाते, लेकिन उस पैरासाइट के चारों तरफ वो चिपक जाते हैं, उसको कोट कर लेते हैं। तो जो ये एंटीबॉडी कोटेड पैरासाइट हैं इनकी तरफ इयोसिनोफिल अट्रैक्ट होती हैं और अल्टीमेटली इन एंटीबॉडी कोटेड पैरासाइट को ये इयोसिनोफिल किल कर देती हैं। इसके अलावा जो बेसोफिल्स होती हैं ये नॉन फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं, परंतु एलर्जिक रिस्पॉन्स में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये बेसोफिल्स फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। इसी प्रकार एलर्जिक रिस्पॉन्सेस और इन्फ्लामेशन के अंदर जो एक और महत्वपूर्ण सेल पार्टिसिपेट करती है वो है मास्ट सेल। ये रिलीज करती है कई प्रकार के ग्रैन्यूल्स जिनमें हिस्टामिन्स आदि भरे हुए होते हैं और एलर्जिक रिस्पॉन्स के दौरान ये कार्य करती है। तो ये प्रमुख माइलॉइड सेल्स थी जो खासतौर पे इनेट इम्यूनिटी में कार्य करती हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फॉइड सेल्स की। ये वो सेल्स हैं जो मुख्य तौर पर अडैप्टिव इम्यूनिटी के अंदर कार्य करती हैं और इन्हें कलेक्टिवली हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं वो है बी सेल। बी सेल एक्चुअली ह्यूमोरल इम्यूनिटी का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा बनती है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। बी सेल्स वो हैं जिनके कारण जो एक्टिवेट होकर अल्टीमेटली किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एक विशिष्ट प्रकार का एंटीबॉडी रिलीज करती हैं। ये एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा। तो बी सेल्स का काम जो है वो है एंटीबॉडीज का उत्पादन। इसके अलावा दूसरी प्रकार की जो सेल्स हैं लिम्फोसाइट है उनको हम कहते हैं टी सेल। थाइमस से नाम पड़ा है टी और बी का नाम जो पड़ा है वो बोन मेरो कह लीजिए या बर्ड में बर्साफ फैब्रिकस से पड़ा है। तो टी सेल जो थाइमस से हम बात कर रहे हैं ये दो प्रकार की टी सेल्स होती हैं, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। जो टी हेल्पर सेल होती हैं इनके ऊपर एक मार्कर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं CD4+ मार्कर। तो इस CD4+ मार्कर की मौजूदगी बताती है कि ये हेल्पर सेल है। तो इसे हम CD4+ टी सेल भी कहते हैं या TH सेल भी कहते हैं। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक पाइवट रोल प्ले करती है जो पूरे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती है। ये मैक्रोफेजेस जो एंटीजन डिस्प्ले कर रहे हैं या डेंड्राइटिक सेल जो एपीसी का कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से एक्टिवेट होता है। ये बी सेल को एक्टिवेट करती हैं ताकि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें। ये सेल्फ प्रोलिफरेशन भी करती हैं। इसके अलावा जो लिमिटिंग है
रेगुलेटरी जो पार्ट है वो भी इनके जरिए प्ले किया जाता है कि एक बार एंटीजन खत्म होने के बाद में ये पूरे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती हैं, उससे कम करने का भी काम करती हैं। जो CD8+ मार्कर युक्त टी सेल्स होती हैं उनको CTL कहा जाता है या टी साइटोटॉक्सिक सेल भी कहा जाता है। ये अल्टर्ड या इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनको किल करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा इन लिम्फोइड सेल्स के अलावा जो प्रमुख लिम्फोसाइट के अलावा जो प्रमुख लिम्फोइड सेल है वो है NK सेल, नेचुरल किलर सेल। ये वो सेल्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी में भी पार्टिसिपेट करती हैं। ये ट्यूमर या वायरस लेडन जो सेल्स होती हैं या एंटीबॉडी कोटेड जो सेल्स हैं उनको किल करती हैं। इसके अलावा जो बी सेल्स की इफेक्टर सेल्स होती हैं, बी सेल डिफरेंशिएशन की, उन्हें हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। एक्चुअली ये प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं। एक और विशेष प्रकार की जो सेल्स हैं वो मेमोरी सेल्स कहलाती हैं। ये बी और टी सेल्स की एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल होता है। ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसा आपको बताया, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या है? जब अडेप्टिव इम्यूनिटी के दौरान हम किसी एंटीजन के संपर्क में पहली बार आते हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट अल्टीमेटली एंटीबॉडीज बना रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है मेमोरी सेल्स के रूप में, ताकि नेक्स्ट टाइम यदि दोबारा से उसी प्रकार के किसी एंटीजन से संपर्क हो तो ऐसी स्थिति में तुरंत से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाए और फटाफट से उसको नष्ट कर दिया जाए। तो ये हमारी प्रमुख लिम्फोइड सेल्स थी जो इम्यून सिस्टम में कार्य करती हैं। हमने दोनों प्रकार की माइलॉइड और लिम्फोइड सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं उनके बारे में आज जानकारी ली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनिटी होगा। नेक्स्ट टर्न पर हम एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।